हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। तो आज का दिन जो है वो 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर फेमस क्यों है? क्योंकि आज राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। देखो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज है हमारे लिए कि सार्वजनिक स्थानों पे बेमियादी कब्जा मंजूर नहीं। बेमियादी कब्जा मतलब क्या होता है कि आप बिना इन्फॉर्मेशन देकर के सार्वजनिक जगह पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, भले ही आपको सरकार के खिलाफ किसी तरह का प्रोटेस्ट करना हो। बेमियादी कब्जा इसी को कहा जाता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, बेसिकली ये वर्डिक्ट दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखो यहाँ पे दिया हुआ कुछ पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में विरोध एवं असहमति का अधिकार दिया गया है, लेकिन कर्तव्यों को लेकर के जवाबदेही है, राइट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चलते हैं, यानी लोकतंत्र में असहमति चलती है। सरकार के निर्णय के खिलाफ आप विरोध और प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन एक निश्चित जगह पे होना चाहिए, निश्चित स्थान पे होना चाहिए और इसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 2011 में जो है अन्ना हजारे का जो मूवमेंट हुआ था वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे हुआ था और बाकायदा उस आंदोलन के लिए, उस विरोध प्रदर्शन के लिए सरकार से अनुमति लिया गया था। लेकिन ये जो शाहीन बाग में जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट के लिए सरकार से अनुमति नहीं लिया गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त हुई कि आप सरकार के खिलाफ, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, स्पष्ट कहना है कि सरकार के खिलाफ व्यक्ति प्रदर्शन कर सकता है, या आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी भी दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। देखो, यह दलील स्वीकार नहीं है कि विरोध के लिए बड़ी संख्या में लोग जब चाहे कहीं भी जुट जाएं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी दिन कहीं भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्थान को चुनिए, उस स्थान के लिए आप सरकार से परमिशन लीजिए और उसके बाद वहाँ पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो बिहार के गांधी मैदान में अगर आपको प्रदर्शन करना है तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन ले लीजिए, डेट फिक्स कीजिए, उस दिन आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, राइट। अब देखो, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पीछे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो एनआरसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनआरसी को लेकर के मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन एनआरसी, सीएए दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट देना, सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। जैसे मान लो कल के समय में बिहार में अगर इस तरह का किसी तरह का प्रदर्शन होगा तो बिहार में जो है, जो हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आधार बनाते हुए निर्णय दे देगी, राइट। मान लो बिहार में कुछ लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कई दिनों से किसी पर्टिकुलर स्थान पे, और उन्होंने परमिशन नहीं लिया है अथॉरिटी से, तो ऐसे कंडीशन में हाईकोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाते हुए डिसीजन सुना सकती है। इसी को कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी अभिलेख न्यायालय इसी को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होता है उस डिसीजन को हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसको आधार बना सकते हैं। और इसी तरह से आर्टिकल 215 के तहत राज्य न्यायालय जो होता है
उच्च न्यायालय जो होता है उसको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। उच्च न्यायालय के डिसीजन को आधार कौन बना सकता है? तो जिला न्यायालय बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आधार बना सकता है उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, और उच्च न्यायालय के डिसीजन को आधार बना सकता है जिला न्यायालय। तो इसलिए आर्टिकल 129 आप याद रख लेना सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 250 याद रख लेना 215 हाई कोर्ट के लिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो, बढ़ते प्रदूषण पे सीपीसीबी ने जताई नाराजगी। कल भी हमने डिस्कस किया था प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत। प्रदूषण का दिल्ली में भी समय चल रहा है, और ऐसी कंडीशन में ये जो संस्था है सीपीसीबी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था हो गई है। वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 के माध्यम से इस संस्था की स्थापना किया गया है। ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सीपीसीबी के बारे में जानकारी होना चाहिए। सीपीसीबी, एनजीटी, सीबीआई, ईडी, ये सारी ऐसी संस्था है जिसको लगभग डेली आप न्यूज़ में रहता है, इसलिए इस संस्था के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का मोदी का सुझाव जापान को मंजूर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, नॉर्मली ये वर्ड इंडिया यूज करता है, अमेरिका यूज करता है, लेकिन इस वर्ड को, इंडो पैसिफिक वर्ड को, ना तो रशिया यूज करता है और ना ही चाइना यूज करता है। तो वो हमारे डिसीजन का अलग पर्सपेक्टिव है, बाद में कभी हम डिसीजन करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ से आपको दो बातें जाननी चाहिए इस न्यूज़ से। पहली बात कि हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं वो अभी कहाँ पे हैं? तो जापान में। क्यों गए थे जापान? क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, इसलिए वो जापान गए थे। साथ ही साथ उन्होंने क्वाड के मीटिंग में भाग लिया, और वहाँ जापान के विदेश मंत्री से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। देखो, जापान और भारत के बीच में जो है वार्षिक जो है वार्ता होती है। प्रत्येक वर्ष जो है जापान और भारत के बीच में वार्ता होती है। एक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, दूसरे वर्ष जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं। 2019 का नवंबर का समय, नवंबर 2019 का जापान और इंडिया के बीच में वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला था, और ये जगह फिक्स था गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। नवंबर 2019 में मीटिंग होने वाली थी, वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और जापान के बीच में होने वाला था, और दोनों ही देश के प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी समय में CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट चल रहा था, और खास करके प्रोटेस्ट का केंद्र था आपको असम। तो ऐसे कंडीशन में विरोध को देखते हुए, हिंसा की वजह से कि हिंसा हो सकता है, इसलिए उसको टाल दिया गया। और टालने के बाद फिर कोविड आ गया, तो उसके बाद फिर मीटिंग नहीं हो पाई। तो अब फाइनली ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग नवंबर 2020 में मीटिंग होगी। नवंबर 2020 में इसकी मीटिंग होगी, और जो है देखते हैं इसकी मीटिंग वर्चुअल होगी या फेस टू फेस होगी, अलग बात है। लेकिन नवंबर 2020 में जो है वार्षिक मीटिंग होगी, राइट। तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन ये याद रख लेना। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सुझाव दिया था पिछले वर्ष में, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो देश हैं, जो फ्रेंडली देश हैं, वो जो ओशियन इनिशिएटिव मिल के काम करे, यानी समुद्री सहयोग मिल करके एक दूसरे के साथ काम करे। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये सुझाव था, हालांकि इस पे अभी तक काम नहीं हो पाया, इनिशिएट नहीं हो पाया, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो पाया, राइट। एक बार इस न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, केंद्र के सामने उठाई गोरखालैंड की मांग। दो न्यूज़ लगातार चर्चा में होते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर के इंडिया में। एक तो गोरखालैंड की मांग होती है, एक नागालैंड की मांग होती है। तो नागालैंड की जो मांग होती है वो अलग देश बनाने की मांग होती है। ग्रेटर नागालैंड जिसका नाम है, ग्रेटर नागालैंड बोलते हैं इसे, एक अलग देश बनाने की बात होती है। लेकिन गोरखालैंड की जो मांग होती है अलग देश बनाने की नहीं, बल्कि अलग राज्य बनाने की मांग होती है।
गोरखालैंड की अलग राज्य बनाने की मांग क्यों होती है? क्योंकि गोरखा जो है, गोरखा नेपाली लोगों को कहा जाता है। गोरखा जो है, गोरखालैंड जो है वो दार्जिलिंग के आसपास के क्षेत्र हैं, और दार्जिलिंग जो है पूरा हिली एरिया है, असम के आसपास का क्षेत्र है, असम भूटान का क्षेत्र है वो, राइट। तो गोरखा की लैंग्वेज है आपको कौन सा? तो नेपाली। और आपको पश्चिम बंगाल का क्या लैंग्वेज है? पश्चिम बंगाल का आपको लैंग्वेज है बंगाली। तो बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल की है, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल के तहत आने वाली जो जगह हैं दार्जिलिंग वगैरह, वहाँ की लैंग्वेज आपको नेपाली है। तो लैंग्वेज को लेकर के डिस्प्यूट होते रहता है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन यही है। आपको याद होना चाहिए कि जो बांग्लादेश जो बना था, बांग्लादेश के बनने के मूल कारण यही था, लैंग्वेज प्रॉब्लम। पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है वो नहीं चाहते थे कि जो पूर्व पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का जो था पार्ट था वो बंगाली बोले। वो चाहते थे कि बांग्लादेश के लोग भी उर्दू बोले, राइट। तो इसी लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूट के कारण जो है एक रीजन था, एक मेजर रीजन था। बांग्लादेश बनने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर रीजन यह था लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो डिस्प्यूट होने का क्या क्या कारण है? पहला कारण है कि गोरखा क्षेत्र शेष पश्चिम बंगाल के सापेक्षित आर्थिक पिछड़ापन है, यानी पश्चिम बंगाल के कंपेयर में ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है यह। तो गोरखा विकास के मानकों को अभी तक बहुत पीछे है, इसलिए गोरखालैंड बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा है कि गोरखा एवं शेष बंगालियों की भाषा एवं सांस्कृतिक में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, राइट। जिसके कारण गोरखा अपनी संस्कृति की पहचान के लिए सशंकित रहते हैं, और इसलिए ये मांग करते हैं कि चूंकि हमारा लैंग्वेज, हमारी संस्कृति आपसे अलग है, पश्चिम बंगाल से अलग है, इसलिए आप हमें पश्चिम बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बनाएं। साथ ही साथ गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के बावजूद इन्हें विधायी अधिकार प्राप्त न होना, ये गोरखालैंड बनाने की मांग है, बेसिकली मूल मुद्दा। अब देखें इशू की शुरुआत कब से होती है? इशू की शुरुआत होती है, गोरखालैंड बनाने की मांग की शुरुआत होती है 1907 ईस्वी में। मार्ले मिंटो जब सुधार हो रहा था तो सुधार मंडल के सामने में गोरखालैंड बनाने की मांग की गई थी पहली बार 1907 ईस्वी में, राइट। 1980 के दशक में आते आते तक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्सियोंग तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बसे नेपाली भाषियों ने गोरखालैंड नेशनल लिबरल फ्रंट के नेतृत्व में अलग राज्य बनाने के लिए उग्र प्रदर्शन किया था। 1980 में उग्र प्रदर्शन हुआ। अब देखो सरकार ने क्या किया। सरकार ने इनके मांगों को दबाने के लिए, एक तरह से या कह सकते हो इनके मांगों को कुछ मांगते हुए भी 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की स्थापना किया। 71 संविधान संशोधन के माध्यम से नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। 2005 में 6ठी अनुसूची के तहत गोरखा हिल काउंसिल की स्थापना की मंजूरी दी, और 2012 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के स्थान पर गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन का गठन किया। इसे अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक निकाय का दर्जा प्रदान किया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रख लेना, ये सारी की सारी चीज़ें कि सरकार ने गोरखालैंड बनाने की जो मांग है उसको दबाने के लिए एक तरह से सरकार क्या कर रही है। साथ ही साथ जो है गोरखालैंड की मांग कब से क्रिएट हो गई, और मैप का लोकेशन देख लेना, दार्जिलिंग के आसपास का क्षेत्र है जिसको मिलके गोरखालैंड बनाने की मांग हो रही है। एक बार पढ़ सकते हैं इसको भी। अपने ही जाल में फंसा चीन, खुद से पढ़ना आप। चीन को लेकर के ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का क्या मूल मकसद है, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का मूल मकसद क्या है? देखो, चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में एक साम्यवादी सरकार है, सिंगल सरकार है, एक पार्टी की सरकार है। तो ऐसे कंडीशन में चीन में आंतरिक विद्रोह जब भी होता है, आंतरिक असंतुष्टि जब भी होता है, तो चीन उसको डिविएट करने की कोशिश करता है। और चीन ही नहीं, हर एक देश कोशिश करता है इस तरह का। जैसे मान लो कोविड की समस्या चीन में क्रिएट हुई, चीन की सरकार की, चीन की जनता के द्वारा भी थू हो रही है एक तरह से। तो ऐसी कंडीशन में, और चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है,
तो ऐसे कंडीशन में चीन में उठते समस्याओं को दबाने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए सरकार जो है, चीनी सरकार, वो अन्य मुद्दे पे, खास करके विदेशी मुद्दे पे जो है वो काफ़ी आक्रामक हुई। हमने देखा किस तरह से हांगकांग को उन्होंने कब्जा कर लिया, ताइवान को लेकर के किस तरह से चीन का डिस्प्यूट शुरू हो गया, दक्षिण चीन सागर में किस तरह से चीन का डिस्प्यूट शुरू हो गया, किस तरह से आक्रामक हुआ, भारत के लिए किस तरह से चीन आक्रामक हुआ, राइट। ये चीन पहले से भी करता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि 1962 का जब वार हुआ था, उस वार से पहले भारत और चीन के बीच में एकमात्र वार हुआ था 1962 में। हालांकि 1967 में भी एक वार हुआ था, लेकिन ज़्यादातर लोग 1962 के बारे में जानते हैं क्योंकि भारत उसमें हारा था। 1967 में भारत को हमने चीन को हमने हराया था, ये बहुत कम लोगों को पता है। बहरहाल 1962 के वार के पहले 1959 से लेकर के 1962 तक 3 वर्ष तक विश्व का सबसे बड़ा अकाल चीन में पड़ा था, और ऐसा कहा जाता है कि 2 से 3 करोड़ लोग मरे थे। काफ़ी लोग, 2 से 3 करोड़ लोग चीन में मरे थे इस अकाल के कारण। ऐसी कंडीशन में चीन सरकार को अपनी समस्या को दबाने के लिए आक्रमण करना था। चीन समस्या को दबाने के लिए दूसरे देश पर आक्रमण करना था, और उसका सॉफ्ट टारगेट बना भारत। उन्होंने भारत को पंचिंग बैग समझा, भारत पे आक्रमण किया, और भारत की हार भी हुई। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमने वायुसेना का प्रयोग 1962 के समय में नहीं किया था। हम इस डिस्प्यूट पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि कोई भी देश जो अपने इंटरनल समस्या को दबाने के लिए, अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विदेशों पे या अन्य देशों पे आक्रमण करती है, और चीन जो है यही किया है कोविड के समय में, अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, चीनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन इसका उल्टा असर शुरू हुआ क्योंकि भारत को वो दबा नहीं पाया, राइट। दक्षिण चीन सागर में भी उसको कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका खुल के चीन के अगेंस्ट में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में चीन को अपना चाल उल्टा पड़ रहा है। इसी को लेकर के न्यूज़ है, ये आर्टिकल है, खुद पढ़ना आप। देखो, प्लास्टिक कचरे को लेकर के एक केस स्टडी दिया हुआ, इसको केस स्टडी के तौर पे आप पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लेना आप। नागा स्वायत्त बनाम अखंड भारत। नागालैंड जो है, ग्रेटर नागा की जो बात हो रही है, ये ना सिर्फ नागालैंड का क्षेत्र है बल्कि इसमें अन्य क्षेत्र भी आता है। इसको मिला करके एक अलग से देश बनाना चाहते हैं, जिसका एक अलग से संविधान हो, एक अलग से झंडा हो, इसकी मांग कर रहे हैं, और काफ़ी पुराना इशू है। तो इसको लेकर के ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया था, न्यूज़ एनालिसिस के में ही डिस्कस किया था। लगभग 15 से 20 मिनट मुझे हो गया था उसको डिस्कशन करते हुए। तो इस टॉपिक पे ये देखो, नागा की समस्या को लेकर के कल भी चर्चा हुआ था, आज भी पेपर में आया। तो ऐसा टॉपिक जो डेली लगभग चर्चा में हो, उसको मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि अगर मैं इसका सिर्फ डिस्कस करूँगा तो 15 से 20 मिनट मुझे सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करने में लग जाएगा। तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इस टॉपिक को लेकर के एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और पहले भी चूँकि हमने डिस्कस किया, अगर हमारा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो हमने पहले भी डिस्कस किया है नागालैंड को लेकर के। बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। देखो, नागा नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप पूर्वोत्तर में फैले हुए नागा क्षेत्रों को मिलाकर के एक बृहद नागालैंड यानी ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें अरुणाचल का कुछ क्षेत्र है, असम का कुछ क्षेत्र है, मणिपुर का काफ़ी क्षेत्र उसमें शामिल है, म्यांमार का भी कुछ क्षेत्र उसमें शामिल है, और नागालैंड तो है ही। तो म्यांमार के कुछ क्षेत्र, मणिपुर के कुछ क्षेत्र, असम के क्षेत्र, अरुणाचल के क्षेत्र, सबको मिला करके एक नागालैंड बनाइए, ग्रेटर नागालैंड बनाइए, और एक वो अलग देश होना चाहिए, उसका एक अलग संविधान होना चाहिए। इसकी मांग 1950 के दशक से ही शुरुआत हो गई थी। हालांकि उससे पहले ही मांग शुरू हुई थी अंग्रेज़ के समय में, जब 1927 में, देखो हाँ 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन के पास 1928 में भारत आया था, तो साइमन कमीशन के समक्ष 1929 में नागा क्लब के द्वारा यह मांग रखी गई कि आप इन क्षेत्रों को, अरुणाचल के क्षेत्र, असम के क्षेत्र, इन क्षेत्रों को मिला करके एक अलग से देश बना दीजिए, और वो ग्रेटर नागालैंड के नाम से देश होगा, जहाँ की संस्कृति लगभग सेम होती है।
तो ये काफ़ी पुरानी मांग है, सरकार कोशिश कर रही है इस मांग को सॉर्ट आउट करने का, और बहुत हद तक इस मांग को हमने सॉर्ट आउट कर भी दिया, राइट। बाकी डिटेल से अगर आपको देखना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लेना, मुझे एग्जैक्ट मैं खुद चेक कर लूँगा किस दिन मैंने इसको डिस्कस किया था, और लिंक मैं उसका इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप देख लेना, और एक सेपरेट वीडियो जल्द मैं इसको बनाऊँगा। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, एक बार पढ़ सकते हैं आप। देखो, श्रम कानून को लेकर के कल भी डिस्कशन किया गया था, कल भी चर्चा हुई थी न्यूज़ में, आज भी चर्चा है। तो श्रम कानून को लेकर के भी मुझे एक वीडियो बनाना है, जैसे मुझे समय मिलेगा, श्रम कानून को लेकर के, ग्रेटर नागालैंड को लेकर के, फसल को लेकर के, किसान का जो समस्या चल रहा है, जो 3 बिल सरकार ने पेश किया और पारित किया संसद के द्वारा, एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, जल्द मैं बना दूंगा, राइट। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना। ये हमारे देश के श्रम मंत्री हैं, इनका कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया, इनका साक्षात्कार लिया गया है, तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। सरकार ने खोले 28% अधिक फसल खरीद केंद्र। सरकार फसल खरीद केंद्र खोल रही है। क्यों खोल रही है? क्योंकि सरकार को एमएसपी देना है, और एमएसपी देने के लिए सरकार केंद्र खोल रही है। 28% अधिक सरकार ने फसल केंद्र खोला, वहाँ पे जाकर के जो किसान है वो अपना फसल बेच सकते हैं, एमएसपी सरकार से ले सकते हैं। ई नीलामी से तय हुई गैस की कीमत, तो जिस तरह से पेट्रोल की कीमत है, सरकार अपने हाथों से पेट्रोल की कीमत अब दे चुकी है कंपनी के हाथों में, यानी सरकार पेट्रोल की कीमत तय नहीं करती है, उसी तरह से अब जो है गैस की कीमत सरकार तय नहीं करेगी, राइट। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है, एक बार देख सकते हैं इसको। देखो, ये डाटा कहीं भी लिख लेना इसको, जब भी आपको मान लो ऐसे लिखना हो या आपको कोरोना का इफेक्ट लिखना हो, तो वर्ल्ड बैंक का डाटा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है, राइट। तो वर्ल्ड बैंक का डाटा को आप कोट कर सकते हैं कि वर्ष 2021 तक अत्यधिक गरीब हो सकते हैं 15 करोड़ लोग, विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक के अनुसार 2021 में 15 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं, अत्यधिक गरीब हो सकते हैं कोरोना के कारण। तो एक बस डाटा है, आप इसको लिख सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं जब भी आपको कोरोना का साइड इफेक्ट लिखना होगा। तो एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने शेख मैसल अल अहमद, बस नाम याद रख लेना, ये शेख मैसल अल अहमद साहब हैं, ये कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने हैं, नाम बस याद रख लेना। देखो, गैरसैंण जो है उत्तराखंड की नई राजधानी बनी है, तो बस नाम याद रख लेना, उत्तराखंड की 2 राजधानी होगी, एक देहरादून होगी, दूसरा गैरसैंण होगी, राइट। अभी नोबेल दिया जा रहा है, नोबेल की घोषणा हो रही है, दिया नहीं जा रहा है, घोषणा हो रही है। जो 2 महिला वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए नोबेल मिला है, और खास करके जीन एडिटिंग के लिए नोबेल मिला। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे तो प्रत्येक वर्ष जीन एडिटिंग पे क्वेश्चन रहता है। इस वर्ष भी कहीं ना कहीं ऑप्शन में जीन एडिटिंग दिया हुआ था। तो जीन एडिटिंग को लेकर के 2 महिला, जो फ्रांस की इमैनुअल है उसको, और अमेरिका की जेनिफर हैं उनको, इमैनुअल और जेनिफर दोनों को जीन एडिटिंग को लेकर के नोबेल मिला है इस बार का, केमिस्ट्री का नोबेल, राइट। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।